आपका दिमाग एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो आपकी बॉडी और आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे दूसरों से बात करते हैं, इन सभी चीजों को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आज तक जितने भी दुनिया में कंप्यूटर बनाए गए हैं उनसे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा दिमाग है और इसमें आसमान में दिखने वाले तारों से भी ज्यादा कनेक्शन है। अगर आपको अपने काम में, रिलेशनशिप में या किसी भी एक्टिविटी में बेस्ट बनना है तो उसके लिए आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, हेल्थी खाना खाते हो जिससे आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। उसी तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है जिससे आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस समरी में हम यही जानेंगे कि हमें ब्रेन एक्सरसाइज कैसे करनी है, लॉजिकली कैसे सोचना है। चैप्टर 6 को जरूर सुनकर जाना क्योंकि उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग बुक के बारे में जिसको लिखा है निकोल प्राइस एंड साइमन ब्रैडली ने। चैप्टर 1, क्रिटिकल थिंकिंग को समझो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में केयरफुली सोचना और उस इंफॉर्मेशन को चेक करना ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको और सही डिसीजन ले सको। इसमें आप अपने थॉट्स पर या अपने बिलीफ पर क्वेश्चन करते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेन आइडियाज और आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। आपने कोई आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि कैरेट्स या गाजर खाने से नजर इंप्रूव हो जाती है, तो ये हमारा मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट हो गया। दूसरी स्टेप में आपको उस आइडिया से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानना है, जैसे कि कैरेट्स में विटामिन ए होता है जो नजर के लिए अच्छा होता है। तीसरे स्टेप में आपको उस आइडिया को प्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग सबूत ढूंढने हैं। अगर इस चीज पर कोई रिसर्च हुई हो तो आप पता लगा सकते हैं जिससे आप ये प्रूव कर सके कि कैरेट से नजर इंप्रूव होती हैं या नहीं। चौथा स्टेप है अपने खुद का आर्ग्यूमेंट बनाओ। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग फूड जिसमें विटामिन ए होता है उससे नजर अच्छी होती है। पांचवी स्टेप में आपको आर्ग्यूमेंट में गैप और मिस्टेक्स का पता लगाना है। जैसे कैरेट्स के आर्ग्यूमेंट में बताया गया है कि सिर्फ कैरेट्स ही नजर को अच्छी करती है, पर यह सही नहीं है। छठी स्टेप में आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल में दूसरे फूड को भी मेंशन करना चाहिए था जो नजर के लिए अच्छे होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको किसी भी फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और लॉजिकली समझना है। आपको किसी भी फैक्ट के बारे में डीपली सोचना है, कहीं भी किसी से सुनकर कहीं भी बोलना नहीं है। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा आइडियाज को एनालाइज करता है और उसी नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करता है। सबसे बड़ा फायदा क्रिटिकल थिंकिंग का ये है कि ये आपको क्लियरली सोचने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप केयरफुली सोच सकते हैं और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। आज के टाइम पर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही जरूरी है क्योंकि आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन है और उसको अच्छे से समझने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है क्योंकि अगर हम किसी भी बात को या आइडियाज डीपली समझ लेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी अच्छे से समझा पाएंगे, जिससे दूसरों को आपकी बात अच्छे से समझ आएगी और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग हमें क्रिएटिव बनने में भी मदद करती है क्योंकि इसमें हम अपने आइडियाज और थॉट्स पर क्वेश्चन करते हैं और चीजों को नए नजरिए से देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी डेमोक्रेसी में या कहे लोकतंत्र में, क्योंकि ये हमें केयरफुली सोचने में मदद करता है और नेताओं को भी सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है। वो एक अलग बात है कि आज पॉलिटिक्स में सब जनता का फायदा नहीं देखते बल्कि खुद का फायदा देखते हैं। चैप्टर 2, क्रिटिकल थिंकिंग की हिस्ट्री। क्रिटिकल थिंकिंग लोग काफी टाइम से कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, पर पहले सिर्फ फिलोसोफर्स और स्पेशली सॉक्रेटिस ही करते थे। सॉक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो काफी इन्फ्लुएंशियल और फेमस फिलोसोफर थे। सॉक्रेटिस का मानना था कि सोसाइटी में जो भी डिस्कशन होते हैं वो डीपली नहीं होते हैं। लोग बातों को गहराई से नहीं समझते हैं और जिसकी वजह से सोसाइटी में कंफ्यूजन और बेकार के बिलीफ बन जाते हैं।
उनका कहना था कि किसी भी चीज के बारे में कोई भी अथॉरिटी कुछ भी कहे, उस पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये किया है, वो किया है, पर असल में तो जमीनी लेवल पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। इसीलिए आपको किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या कोई और अथॉरिटी। तो इसके लिए सोक्रेटिस ने एक तरीका बताया है जिसे कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, जिसमें हम किसी भी बात को गहराई से समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। इस तरीके से आप बेकार के झूठे बिलीफ से बाहर आ सकते हैं और चीजों को क्लियरली समझ सकते हैं। सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी कहते हैं, उन्होंने सोक्रेटिस के आइडियाज को और आगे तक फैलाया। प्लेटो बताते हैं कि हमें चीजों के बारे में लॉजिकली सोचना चाहिए, न कि किसी भी चीज को ऊपर से देखकर मान लेना चाहिए। एरिस्टोटल बताते हैं कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका बनाना चाहिए जिसमें हम किसी भी थॉट्स और आइडियाज को एनालाइज कर सके। उनका कहना सिंपल था कि किसी की भी बात पर या किसी भी आइडियाज पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, उसको डीपली सोचो, उस पर सवाल पूछो, तभी आपको उस चीज की रियलिटी पता चलेगी। मिडिल एज में भी क्रिटिकल थिंकिंग ग्रो हो रही थी। उसमें थॉमस एक्वाइनस का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सुम्मा थियोलॉजिका, जिसमें उन्होंने अरिस्टोटल के लॉजिक्स को समझाया था। उनका यह मानना था कि किसी भी चीज में आस्था रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लॉजिकल होनी चाहिए। इलॉजिकल चीजों पर आपको बिलीफ नहीं करना है। एक्विनास ने लोगों को यह बताने में हेल्प की कि जो आप अपने धर्म में कर रहे हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। हिंदू धर्म में आपने देखा होगा कि लोग पीपल के पेड़ को पूजते हैं। अब देखने में तो बहुत से लोगों को लगेगा कि ये तो इलॉजिकल चीज है। इसके पीछे का रीजन ये है कि हम पीपल के पेड़ों को काटने से बचाना चाहते हैं, क्योंकि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है और बाकी पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसके बाद फ्रांसिस बेकन ने क्रिटिकल थिंकिंग पर और प्रोग्रेस की, और उनका कहना था कि हमें इस दुनिया को ऑब्जर्व करना चाहिए और चीजों के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए। किसी भी पुराने बिलीफ का साइंटिफिक प्रूफ ढूंढो। ऐसे कई सारे फिलोसोफर आए जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बताया। चैप्टर 3, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में हम चीजों को बार बार देखकर विश्वास कर लेते हैं। जैसे हम रोज देखते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, तो हम ये मान लेते हैं कि कल भी सूरज पूरब से ही निकलेगा, क्योंकि हम सूरज को हमेशा से पूरब से निकलते हुए देख रहे हैं। तो इंडक्टिव रीजनिंग में अगर एक ही चीज बार बार हो रही है तो हम उस पर विश्वास कर लेते हैं जब तक कि हमें कोई नया सबूत ना मिले। दूसरी है डिडक्टिव रीजनिंग। ये तरीका बहुत ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इसमें हम आइडिया को पहले देखते हैं और आइडिया सच हुआ तो हमारा विश्वास भी सही होगा। जैसे सभी इंसानों को मरना है, इसीलिए राहुल तुम भी मरोगे। इसमें हमको ये पता करना था कि राहुल मरेगा या नहीं, तो हमने उसको इंसानों से कंपेयर कर दिया, क्योंकि राहुल भी एक इंसान है। तो इसीलिए हम डिडक्टिव रीजनिंग को ज्यादा सही मानते हैं। ये दोनों ही तरीके क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन को एनालाइज करने, लॉजिकल डिसीजन बनाने में मदद करते हैं। इन दोनों तरह की रीजनिंग को समझकर आप क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 4, हमें क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करनी चाहिए। आज की मॉडर्न लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही जरूरी है। यह आपको बेटर डिसीजन लेने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और क्लियरली सोचने में मदद करती है। क्रिटिकल थिंकिंग इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करने में मदद करती है, जिससे आप सभी पर्सपेक्टिव को अच्छे से समझ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जानना है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं, तो बहुत से लोग उसकी अच्छाइयां गिनाएंगे और बहुत से लोग बुराइयां गिनाएंगे। तो आप इस इंफॉर्मेशन का यूज करके पता कर सकते हो कि इंजीनियरिंग मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि अब आपको पता है कि इसकी क्या कमियां हैं और क्या फायदे। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो, जिससे आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग आपके एक्सप्लेनेशन को भी इम्प्रूव करती है।
जिससे आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है, जिससे आप नई नई चीजें सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग पर्सनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें आप ये जान सकते हो कि आप में क्या कमियां हैं और कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर क्रिटिकल थिंकिंग आपको लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने में मदद करती है। चैप्टर 5 रीडिंग और थिंकिंग में डिफरेंस। रीडिंग में हम सिर्फ वर्ड्स को समझते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं। इसमें सिर्फ आप फैक्ट को पढ़ते हो बिना ज्यादा दिमाग लगाए। लेकिन थिंकिंग में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में सोचना होता है, उसके बारे में क्वेश्चंस करने होते हैं और अपना एक कंक्लूजन बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी आर्टिकल में पढ़ा कि कैरेट्स से नजर इंप्रूव होती है, तो ये तो है रीडिंग। अब आप इसके बारे में सोचेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे नजर इंप्रूव होती है, क्यों होती है। फिर आप इंटरनेट पर या अलग अलग जगह पर इसके जवाब ढूंढेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैरेट्स में विटामिन ए होता है जो नजर को इंप्रूव करता है। अब अगर मान लेते हैं कि आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते और सिर्फ पढ़ लेते, तो क्या होता? जब भी आप किसी को बोलोगे कि कैरेट्स खाने से आपकी नजर इंप्रूव होती है, तो वो मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आप उनको ये बोलोगे कि कैरेट्स में विटामिन ए होता है और वो आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है, तो वो मान जाएंगे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर को ज्यादा इंफॉर्मेशन पता थी और ये भी पता था कि कैरेट्स से ऐसा क्यों होता है। पर ऐसा नहीं है कि रीडिंग जरूरी नहीं है। रीडिंग और थिंकिंग दोनों ही बहुत जरूरी है, क्योंकि रीडिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और थिंकिंग से हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं। चैप्टर 6 कैसे क्रिटिकल थिंकिंग हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम का पता लगाना। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं और आपके किसी प्रोडक्ट की सेल बहुत गिर गई है, तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम को एनालाइज करना। इसमें हम सेल्स के डेटा को चेक कर सकते हैं, कस्टमर के फीडबैक देख सकते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी चेक कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन को ढूंढना। इसमें आप अपने प्रोडक्ट में जो कमियां हैं उसको दूर करें या नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या कोई डिस्काउंट ऑफर शुरू करे। चौथा स्टेप है सॉल्यूशन को चेक करना कि कौन सा तरीका सबसे कारगर है, क्योंकि सभी तरीके एक जैसे रिजल्ट्स नहीं देंगे। हमें पता करना है कि कौन सा सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। पांचवा स्टेप है कि उसी सॉल्यूशन का यूज करना। जैसे आपको पता चला कि प्रोडक्ट में ही कमी है, तो मार्केटिंग में क्यों पैसे खर्च करें, तो आपको प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है। छठा स्टेप है कि अब रिजल्ट्स को फिर से चेक करो कि सेल्स बढ़ी या उतनी ही है। तो ये 6 स्टेप्स है जिससे क्रिटिकल थिंकिंग हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है। चैप्टर 7 क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के तरीके। क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला तरीका है सोचो कि आप डिसीजन कैसे लेते हो और उसके पीछे क्या रीजन होता है। दूसरे लोगों को सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर आप खुद किसी चीज में विश्वास करते हो तो उस पर सवाल पूछो कि मैं ये क्यों करता हूं। पजल वाले गेम्स या एक्टिविटी करो जिससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी। एक ही टॉपिक पर अलग अलग किताबें पढ़ो जिससे आपको अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका पता चलेगा। लोगों के साथ डिबेट करो, किसी भी टॉपिक पर सिर्फ फैक्ट पर बात करो। क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी होती है। क्वेश्चन जरूरी टूल्स हैं जो हमारी सोच को एक दिशा देते हैं, हमारी समझ को गहरा करने और असम्पशंस को चैलेंज देने में मदद करते हैं। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वे होते हैं जिनका आंसर केवल हाँ या नहीं से नहीं दिया जा सकता। इसके बजाय उन्हें थॉटफुल रिस्पॉन्सेज की जरूरत होती है और किसी सब्जेक्ट की डीपर सर्च को एनकरेज करते हैं। ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग में जरूरी हैं, क्योंकि वे आपको मोर वाइडली सोचने और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स पर विचार करने के लिए इंस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, वॉज द प्रोजेक्ट अ सक्सेस पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन आपको शामिल वेरियस एलिमेंट्स के बारे में सोचने और कई फैक्टर्स पर विचार करने के लिए एनकरेज करता है। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स से पूछ सकता है, आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के डिफरेंट एरियाज को कैसे अफेक्ट करेगा। यह स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल पर्सपेक्टिव्स जैसे डिफरेंट एंगल्स से इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एनकरेज करता है।
सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग पूछने का एक मेथड है जो असम्पशंस को चुनौती देता है, विचारों को क्लियर करता है और विचारों के इम्प्लीकेशंस का पता लगाता है। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस के नाम पर इस टेक्नोलॉजी को क्रिटिकल डायलॉग को इनकरेज करने और गहरी सच्चाइयों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दावा करता है सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, तो एक सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग हो सकता है, आप भ्रष्ट से क्या मतलब रखते हैं? क्या आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? क्या कोई ऐसे राजनेता हैं जो इस डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन जनरल परसेप्शन को चुनौती देते हैं और मोर डीप समझ को एनकरेज करते हैं। किसी वाद विवाद में कोई पार्टिसिपेंट्स अपोजिंग पार्टी को चुनौती देने के लिए सोक्रेटिक क्वेश्चंस का यूज कर सकता है, यह पूछकर कि आपके दावे का सपोर्ट करने वाला कौन सा एविडेंस है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आपका लॉजिक किस तरह से टिकता है। एनकरेज एक्सप्लेनेशंस, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस का यूज यह इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि सभी लोग चर्चा की सब्जेक्ट मैटर को समझें और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में गहराई से उतरें। ये क्वेश्चन एम्बिग्विटी को दूर करने में मदद करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि किसी मुद्दे के सभी पहलुओं का गहनता से पता लगाया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कहता है नई नीति से सभी को लाभ होगा, तो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस हो सकता है, नीति से क्या स्पेसिफिक लाभ मिलेंगे, वास्तव में किसे लाभ होगा और कैसे। यह मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और क्लियर समझ के लिए इंस्पायर करता है। किसी बिजनेस मीटिंग में यदि कोई प्रपोजल रखा जाता है तो टीम के मेंबर पूछ सकते हैं, क्या आप क्लियर कर सकते हैं कि यह प्रपोजल हमारे बजट को कैसे अफेक्ट करेगा? एक्सप्लोर द ऑप्शंस। ऑप्शंस की खोज में ऐसे क्वेश्चन पूछना शामिल है जो सोचने के मौजूदा तरीके को चुनौती देते हैं और वेरियस पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं। यह अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इनोवेशन को एनकरेज करता है और एक ही मेंटालिटी में फंसने से बचने में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी प्लान को ओनली ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट करने के बजाय आप पूछ सकते हैं, हम और क्या अप्रोच अपना सकते हैं? इस प्लान की पोटेंशियल कमियां क्या हैं और हम उन्हें कैसे एड्रेस कर सकते हैं? यह कई सॉल्यूशंस पर विचार करने और सबसे अच्छा सॉल्यूशन खोजने में मदद करता है। डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को शामिल करने में ऐसे लोगों के साथ जुड़ना शामिल है जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट, बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज है। यह डाइवर्सिटी नई इंसाइटफुल एंड चैलेंजिंग असम्पशंस प्रोवाइड करके डिसीजन लेने की प्रोसेस को प्रॉस्पेरस करती है। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर डिसीजन ले रही है तो सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सर्विस जैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स के कंसल्टिंग टीम के मेंबर पोटेंशियल इम्पैक्ट की ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझ प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रुप सेटिंग्स में ओपन डायलॉग्स को एनकरेज करें और उन लोगों से एक्टिवली राय लें जो माइनॉरिटी व्यूज रखते हों। यह इंश्योर करने में मदद कर सकता है कि सभी एंगल्स पर विचार किया जाए, जिससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जा सकें। अनुभव से सीखें। पिछले डिसीजंस पर विचार करने से फ्यूचर के डिसीजंस को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि क्या कारगर रहा और क्या नहीं। इस सीखने की प्रोसेस में पिछले ऑप्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का एनालिसिस करना और सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को समझना शामिल है। एग्जाम्पल के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद पोस्टमार्टम एनालिसिस करने से पता चल सकता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। यह नॉलेज फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में बेहतर डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। एक डिसीजन जर्नल रखें जिसमें आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस, उनके पीछे के लॉजिक और रिजल्ट रिकॉर्ड करें। इंप्रूवमेंट के लिए पैटर्न्स एंड रीजन्स की पहचान करने के लिए समय समय पर इस जर्नल का रिव्यू करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।